नमस्कार। श्री सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सीमा परिहार आपको इतिहास विषय कक्षा 11वीं का अध्ययन करवाऊंगी। आज का हमारा जो विषय है वो है एक प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज से यहाँ तात्पर्य है कि किस तरह से मानव सभ्यता की या मानव की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ। हम इस अध्याय के अंतर्गत दो विषयों को पढ़ेंगे। पहला विषय जो लाखों साल पहले किस प्रकार मानव की उत्पत्ति हुई और मानव की उत्पत्ति के बारे में जो ज्ञान है पुरातत्ववेत्ताओं ने किस प्रकार अध्ययन किया, किन अवशेषों के माध्यम से अध्ययन किया, कौन कौन से वे साधन थे या अध्ययन के अवशेष थे जिनके माध्यम से अध्ययन किया। तो ये कई प्रकार के अवशेष थे, जैसे पुराने भवन है, हड्डियां है, पत्थर के बने औजार है या धातुओं से बने औजार है। तो कई प्रकार के अवशेषों के माध्यम से उन्होंने अध्ययन किया। हम ये भी पढ़ेंगे कि किन प्रजातियों से आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई, वो लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, वे कैसे घरों में रहते थे, वो लोग क्या खाकर जीवन यापन करते थे, उनके शिकार करने के तरीके कैसे थे, वो किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे और वो कैसे घरों में निवास करते थे, वो अपनी बातों को, विचारों को, हाव भाव को किस प्रकार प्रकट करते थे। ये सभी हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार आदि मानव ने आग का आविष्कार किया, आग के महत्व को जाना और कच्ची सामग्रियों के स्थान पर पक्का भोजन किस प्रकार खाना सीखा उन्होंने। अभी तक आदि मानव अस्थायी निवास में रहते थे, लगातार घुमक्कड़ जीवन यानी खानाबदोश जीवन यापन करते थे, खुद शिकार करते थे या अपमार्जक की सहायता से अपना जीवन यापन करते थे। दूसरे विषय में हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे मानव में बुद्धि का विकास हुआ, मानव ने बहुत सारी बातों को सीखा, अपने जीवन में उनको लगातार उपयोग लाना सीखा, तो उसका उपयोग उन्होंने किस प्रकार किया। धीरे धीरे उन्होंने, दूसरे अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि धीरे धीरे उन्होंने अपने अनुभवों का, अपनी समझ का उपयोग किस प्रकार किया। उन्होंने अपने खुद के लिए स्थायी निवास बनाना कैसे शुरू किया, खेती बाड़ी करना कैसे शुरू किया, वो लोग कौन कौन सी फसलें बोते थे, किन किन जानवरों को पालतू बनाते थे, इन सब का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार उन्होंने जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक मानी जाती है मेसोपोटामिया, तो जो वर्तमान इराक में, तो कैसे मेसोपोटामिया के शहरों का विकास हुआ, वो लोग किस प्रकार व्यापार वाणिज्य करते थे, कौन कौन से वर्ग वहां पर रहते थे, जिसके माध्यम से मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की सबसे सफलतम या विश्व की सबसे बड़ी शहरी सभ्यता बन सकी। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बनी, मेसो प्लस पोटामिया। मेसोस का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का और पोटामिया के अर्थ होता है बीच का भूभाग। तो दो नदियों के बीच का उपजाऊ भूभाग जो वर्तमान इराक में है, ये सभ्यता वहां पर फली और फूली। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में एक मानी जाती है। इस भाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव की अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। यह जरूरी है, ऐसा माना जाता है अभी तक अध्ययन से। वैसे अलग अलग विचार है, कोई कहता है कि मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई और कोई कहता है कि आधुनिक मानव की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका में हुई। इसके दो मॉडल काम करते हैं, एक है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल
और दूसरा जो मॉडल है वो बताता है कि मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई। तो हम अध्ययन करेंगे आगे कि पुरातत्ववेत्ताओं ने, पुरातत्ववेत्ता का अर्थ होता है इतिहास का अध्ययन करने वाले। तो पुरातत्ववेत्ता ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेष की सहायता से कैसे अध्ययन किया। यहाँ पर एक बात और हम स्पष्ट करते हैं कि जो पुरातत्ववेत्ता है, वैज्ञानिक है, वो लोग कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से अवशेषों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि अमुक अवशेष कितने वर्ष पुराना है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वे कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंद मूल और बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, वे किन तरीकों से अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते थे। ऐसा माना जाता है कि हालांकि उनकी कोई अपनी भाषा नहीं थी, वे केवल संकेतों के माध्यम से और जो कुछ ध्वनि होती थी उन ध्वनि के माध्यम से ही केवल अपने विचार अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदि मानव द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। आज भी पूरे विश्व में, विशेषकर अफ्रीका जैसे जो देश है, वहां पर वर्तमान में भी बहुत सारी आदिवासी जनसंख्या निवास करती है, जो जंगलों में ही निवास करती है। लगभग उनका जीवन और आदि मानव के जीवन के जो तौर तरीके हैं वो लगभग कहीं ना कहीं आपस में मेल खाते हैं। तो क्या हम उनका अध्ययन करके, जो वर्तमान जनजातियां हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, पूरी तरह से जंगल में निर्भर है, क्या हम उनका अध्ययन करके ये पता लगा सकते हैं कि जो वर्तमान जो आदि मानव है वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करता था। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक, जो वर्तमान इराक में है, के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। सुदूर व्यापार के केंद्र का मतलब ये है कि ये जो मेसोपोटामिया है, यहाँ पर दूर दूर के देशों के लोग आते थे। हम पहले ये देख लेते हैं कि सुदूर व्यापार का अर्थ क्या है कि मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में, इराक के दूसरी तरफ पड़ता है यूरोप, यानी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के पास पड़ता है पूरा यूरोप, दूसरी तरफ दक्षिण दिशा की तरफ पड़ता है अफ्रीका और एक तरफ है पूरा एशिया। इराक जो है वो तीनों देशों के जो तीनों महाद्वीप है उनके रास्ते के बीच में पड़ता है। तो जो लोग धरातल से लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते थे वो लोग आपस में मिलते थे। तो मेसोपोटामिया ऐसा क्षेत्र था जहां पर सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी आते थे, रुकते थे और अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। जैसा कि हम ज्ञात है कि मेसोपोटामिया में भारत की बहुत सारी मुद्राएं मिली है। वहां के अवशेषों से और दस्तावेजों से ये पता चला है कि भारत मेसोपोटामिया के साथ उस समय व्यापार करता था और वहां पर भारत का नाम मेलहुआ नाम से जाना जाता था। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, शिल्पियां जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, लिपिक जो लिखने का काम करते हैं और श्रमिक जो मजदूरी करते थे, पुरोहित जो राजा महाराजा के लिए धार्मिक कार्य का आयोजन करवाते थे, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि
इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। यानी शहरों और गांव में रहने वाला जो एक विशेष वर्ग था, जिसे हम पशुचारक समुदाय कहते हैं, क्या उनकी अपनी एक भूमिका थी? क्योंकि उन समय लोगों के दो ही कार्य थे, एक कृषि करना और दूसरा था पशुओं को पालतू बनाना। तो पशुओं से जो कुछ भी मिलता था वो सब कुछ बेचने के काम आता था, और उस समय बेचने के लिए यानी वस्तुओं को देने के बदले में सिर्फ वस्तु विनिमय ही होता था, वस्तु के बदले में वस्तु ही दी जाती थी। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। यानी मेसोपोटामिया के जो नगर है, बेबीलोनिया वगैरह, वहां पर सभ्यता का विकास कैसे संभव हो पाता। मेसोपोटामिया की जो दो प्रमुख नदियां हैं, जिसे अपन कहते हैं दजला और फरात, तो दजला और फरात नदियों के जो बीच का उपजाऊ भूभाग है वो कहलाता है मेसोपोटामिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रयों और शिलाश्रय में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांव और शहरों में रहना कैसे शुरू कर दिया। आश्रय का अर्थ है घर और आश्रय का अर्थ है कहीं पर शरण लेने वाला स्थान। शिलाश्रय का अर्थ है पत्थरों के अंदर यानी गुफाओं में शरण लेने वाले इंसानों ने आगे जाकर कैसे अपने लिए गांव और शहर में रहना शुरू कर दिया, यानी स्थायी निवास बनाकर गांव और शहरों का निर्माण कैसे किया। यह एक लंबी कहानी है और अनेक घटनाओं से जुड़ी है, जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खाना बदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। हम ये अध्ययन करेंगे कि खाना बदोश जिंदगी, खाना बदोश होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर जीवन यापन करना। तो आदि मानव जंगलों में रहता, जब तक एक स्थान पर उसके खाने पीने का प्रबंध होता उसके और उसके कुनबे का, तब तक वो वहां पर निवास करते। जैसे ही उस स्थान पर शिकार की, खाने की, भोजन की कमी होती, वो लोग वो स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते। तो कैसे घुमक्कड़ जीवन छोड़कर उन्होंने एक स्थान पर रहकर खेती करना शुरू कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 साल पहले आदि मानव ने या प्राचीन मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया, वो भी एक स्थान पर रहकर। जैसा कि आप आगे विषय 1 में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने जीवन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यानी जब वो घुमक्कड़ जीवन जीते थे तो उन्होंने बहुत सारी पौधों को उगाने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि वो पौधे कहाँ उगते हैं, किस मौसम में फलते हैं। जो यानी पेड़ पौधे या कृषि से संबंधित लगभग जानकारी जो होती है कि बीज कैसा लेना चाहिए, किस मौसम में होना चाहिए, कैसे उगता है, वो सामान्य जानकारी जब उन्हें प्राप्त हो गई तो धीरे धीरे उन्होंने एक स्थान पर रहकर खेतीबाड़ी करना या पेड़ पौधे लगाना सीख लिया। अब जब तक वो फसल उग नहीं जाती या फसल काट नहीं ली जाती, तब तक उन्हें एक स्थान पर ही रहना पड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने भूमि के उपजाऊपन और फसलों को लगाना जब सीख लिया तो अपने लिए स्थायी निवास बनाकर और पशुओं को पालतू बनाकर रहना सीख लिया, और उन्होंने अपना लिए एक स्थायी निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया। हम ये पढ़ेंगे कि पश्चिम एशिया में जो प्रमुख फसलें थी, जो आदि मानव थे, प्राचीन मानव, वो क्या उगाते थे। तो पश्चिम एशिया में जो मानव रहते थे, जिनकी उत्पत्ति हुई, स्थायी निवास बनाना शुरू कर लिया, उन लोगों ने गेहूं, जौ, मटर और कई तरह की दालें और फसलें उगाई। पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जाती थी। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था।
यानी आदि मानव जो प्रमुख तौर पर फसलें उगाते थे वो कौन कौन सी थी? वो थी गेहूं, जौ, मटर, कई तरह की दाल उगाते थे। साथ में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें भी उगाते थे। और अफ्रीका में जो लोग हैं विशेष तौर पर ज्वार और बाजरा पालते थे। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आदि मानव कौन कौन सी फसलें बोते थे? प्राचीन मानव या आदि मानव कौन कौन सी फसलें बोते थे? तो वो लोग प्रमुख तौर पर गेहूं, जौ, मटर, धान, बाजरे की फसल बोते थे। सेकंड है, उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर जो माल ढोने के काम आता, सुअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई और पटसन तथा पशुओं पर उगने वाले रेशे जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। तो सेकंड प्रश्न यहाँ पर बनता है कि आदि मानव ने कौन कौन से पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया? तो जब स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सुअर, गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। अब वो महत्वपूर्ण व्यवसायिक फसलें भी बोते थे, यानी जिसे बेचा जा सके या वो सामान्य जीवन में काम आ सके। तो उन्होंने ऐसे पौधों को लगाना शुरू कर दिया जिनसे रेशे निकलते। रुई और पटसन भी की फसलें भी बोते थे, इससे वो वस्त्र बनाने के काम में लेते थे। दूसरा, पशुओं पर उगने वाले रेशे जैसे ऊन, कपड़े आदि, जो ऊन का से जो वस्त्र बनते थे वो उनका उपयोग भी करना जानते थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा। यानी वो लोग किसका प्रयोग करते थे? गधे और ढोरों का प्रयोग खेती बाड़ी में हल चलाने के लिए या फिर माल ढोने के लिए गाड़ियों में उनका प्रयोग करते थे। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता, अनिवार्य है कि जब तक कि फसल कट ना जाए या कटने के लायक ना हो जाए, तब तक वो एक स्थान पर ही रहते थे। इसलिए एक स्थान पर बस कर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने लिए अधिक स्थायी घर बनाने लग गए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो लोग कौन कौन सी फसलें बोते थे। वो लोग गेहूं, जौ, मटर, दाल, धान की फसलें, ज्वार, बाजरा प्रमुख रूप से बोते थे। कौन कौन से जानवरों को पालते थे? तो वो इन जानवरों को पालते थे। और पालने का कारण क्या है कि उनसे जो कुछ भी प्राप्त होता था वो उन्हें व्यापार वाणिज्य में काम आता और दैनिक जीवन में ये वस्तुएं उनको काम में आती थी। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख लिया, क्योंकि मिट्टी के बर्तन जब बनाना सीख लिया, सीखकर उन्हें पक्के बनाना, आग में जलाकर पक्का भी किया जाता। इन बर्तनों का उपयोग वो अन्य सामान रखने के लिए अपने दैनिक जीवन में उपयोग लेने लगे, जैसे अनाज के भंडारण के लिए हो या भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। धीरे धीरे ये बर्तन आगे जो है व्यापार वाणिज्य में काम आते हैं। ये जो आदि मानव है, हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं कि ऐसा मानव जो प्राचीन मानव है यानी पाषाण मानव, दूसरा जो मानव है उससे अपन कहेंगे उत्तर पाषाण मानव, और तीसरा है नव पाषाण मानव। तो ये जो नव पाषाण मानव है, इस मानव ने के जो जीवन के सबसे आविष्कार थे महत्वपूर्ण, वो यही थे कि उन्होंने चाक का आविष्कार किया जिससे मिट्टी के बर्तन बना सके, पहिए का आविष्कार किया, आग जलाकर आग को एक स्थान पर ले जाना सीख लिया, चिमटे का आविष्कार होना, सुई का आविष्कार होना, फसलों की जानकारी होना, सिलवट्टे का आविष्कार होना। इन सब क्रांतिकारी मशीनों ने जो आदि मानव है, प्राचीन मानव, उससे आधुनिक बनाने में सहायता प्रदान की। तो बर्तन भी उनमें से एक प्रमुख आविष्कार था, यानी चाक के आविष्कार ने मानव के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।
अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को और अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया जाने लगा। यानी मानव ने इस समय ये भी सीख लिया था कि भोजन कैसा बनना चाहिए और किस प्रकार उससे पौष्टिक बनाया जा सकता है और हमारे शरीर के लिए कैसा भोजन आवश्यक है। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। पहले तो वो टूटे फूटे या तीखे औजारों का या चपटे औजारों का उपयोग लेते थे, यानी छेनी हथौड़े के रूप में काम में लेते थे। तीखे और नुकीले जो पत्थर होते थे वो मांस को फाड़ने के काम आते थे और जो चपटे पत्थर होते थे वो मांस को कूटने के काम आते थे। तो ये प्राकृतिक तौर पर खुद बनते या थोड़े बदलाव करके वो बना देते। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे औजार बनाने के तरीकों में परिवर्तन कर लिया। हालांकि औजार बनाने वाले तरीके भी चालू रहे, पर औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशुद्ध प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। जैसा हम आधुनिक में देखते हैं, आधुनिक समय में, कि चाकू की जब धार कम हो जाती है, वो चीजों को काटना कम करता है, तो उसको नुकीली बनाने के लिए उसे एक पत्थर पर घिसा जाता है। जब वो घिसा जाता है तो उसकी धार कैसी हो जाती है, तेज। तो उन्होंने ये भी सीख लिया कि पत्थरों के या जो हथियार है, औजार है, उनको और ज्यादा तीखा बनाने के लिए उन्हें घिसना आवश्यक है। अनेक नए उपकरण बनाए, जैसे अनाज की पिसाई, यानी जैसे हम बताते सिलवट्टे का आविष्कार, सफाई करने के लिए ओखली और मुसल जिसे अपन आम भाषा में हमामदस्ता बोलते हैं, तो सिलवट्टे से पिसाई का काम होता था, ओखली और मुसल से धान की सफाई होती थी। पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग फसलें काटने के लिए, जानवर पर हमला करने के लिए, पेड़ काटने के लिए उपयोग होता था। कस्सी और फावड़े का आविष्कार जो जुताई के लिए काम आता था और भूमि साफ की जाती थी। बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। फावड़े का काम था जमीन की खुदाई करना। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टीन, रांगा जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख लिया। जैसे तांबा और टीन दोनों को मिलाकर जस्ता जैसे नए धातु का निर्माण करना। यानी उन्होंने तांबा, टीन, रांगा, लोहा जैसे धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनसे उपयोग लेना सीखा, उन्हें पिघला कर दो नए या मजबूत धातु में बदलना या औजारों में ढालने की प्रक्रिया भी उन्होंने सीख ली। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले और हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि तांबा और टीन का जो रंग है वो हरा और नीला होता है, ये दिखने में सुंदर दिखते हैं। तो वो इसके लिए भी क्या करते थे, इकट्ठे करते थे अपने औजारों को सजाने के लिए भी और गहनों पे इस्तेमाल के लिए भी वो इसका प्रयोग करते थे। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीजों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। जो समुद्र के किनारे जिन सभ्यताओं का विकास हुआ, उन लोगों ने समुद्र से प्राप्त जो चीजें होती थी उनका उपयोग करना सीख लिया। उन्हें निकालना, समुद्र से कैसे निकालता है, उनका उपयोग कैसे लिया जाता है, सीख लिया। क्योंकि लगातार जब आदि मानव ने खानाबदोश जीवन या घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे, तब आपस में बहुत सारी जानकारियों का आदान प्रदान किया था। जैसे जैसे मेसोपोटामिया में शहरों का विकास हुआ, वैसे वैसे लोगों ने अन्य जानकारियों को इकट्ठी करना सीख लिया। जितनी वस्तुएं मिलती थी, लोगों ने आविष्कार किए अपने अपने क्षेत्र में, वो लगभग मेसोपोटामिया में मिल जाती। तो नई चीजों का मिलना, उनका उपयोग करना भी लोगों ने सीख लिया, जिसमें से समुद्र से मिलने वाली चीजें भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये चीजें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे, जवाहरात, धातुआ, सीपिया और ऑब्सिडियन, यानी ज्वालामुखी का जो जमा हुआ लावा होता था, उन सब का उपयोग लेना भी उन्होंने सीख लिया। स्पष्टतः आज इन चीजों और इनके बारे में अधिक जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते और लगातार प्रसार करते रहते। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांवों और कस्बों का विकास होता गया, लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदाय के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित
हो गए। पहले लोग अलग अलग जीवन में कुंभों में रहते थे, जैसे जैसे उन्होंने यात्राएं करनी शुरू कर दी, उनके जीवन के लिए जो आराम की सुख सुविधाएं की जो वस्तुएं हैं दैनिक जीवन की, वो जब उन्हें एक स्थान पर मिलना शुरू हो गई तो उन्होंने भटकने की बजाय एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया और शहरों का निर्माण बढ़ता गया। अब वो एक कुनबे से एक बड़े बड़े नगर और राज्य विकसित होने लगे और उन राज्यों को चलाने के लिए राजा जैसे पद भी सृजित हुए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए, इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए। हम ये भी अध्ययन कर सकते हैं कि जब आदि मानव ने अलग अलग रहते थे, जब साथ रहना सीखा तो साथ रहने का महत्व क्या होता है ये सीखा। यानी ये जब अकेला में रहता है तो उस समय भयानक जानवर रहते थे, वो अकेले इंसान को मार सकते हैं, तो इंसानों ने झुंड में रहना शुरू कर दिया। तो वो झुंड में रहते तो सुरक्षित होते, शिकार करना भी आसान होता। जब ये बड़े कुनबे में धीरे धीरे रहना शुरू कर दिया, एक स्थान पर रहते तो शिकार के लिए ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती, भोजन के लिए ज्यादा शिकार करना पड़ता था। तो शिकार में जब कमी होती तो वो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगे। धीरे धीरे उन्हें ये एहसास होने लगा कि एक जगह रहकर इतने लोगों का पेट भरना मुश्किल होता है, तो उन्होंने अपने कुनबों को शायद छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। तो जैसे जैसे कुनबे बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती गई और जब लोगों को एक स्थान पर सभी सामग्रियां मिलने लगी तो धीरे धीरे उन्होंने एक साथ रहना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रत्येक कबीले का अपना सरदार होता था, वो सरदार अपने कबीले को क्या करता था, कंट्रोल करता था। अब जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग एक जगह बसने लगे तो फिर उन सरदारों ने भी अपने में से किसी एक सरदार को चुना होगा या शक्तिशाली व्यक्ति एक उन सब कबीलों का सरदार बना होगा। इससे राज्य और राजा जैसे पद सृजित हुए होंगे। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, यानी ये जो परिवर्तन हुए होंगे बहुत धीमे धीमे गति से हुए होंगे। लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा। यानी आदि मानव का जो जीवन है उसमें जो क्रांतिकारी यानी ये जो परिवर्तन हुए कि खेती बाड़ी, पशुपालन, नई नई आवश्यक वस्तुओं का निर्माण, धातुओं की पहचान, धातुओं का उपयोग करना, औजारों का निर्माण करना, एक स्थान पर रहना, ये सब परिवर्तन जब मानव के जीवन में हुए तो इससे मानव जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ और इसे क्रांति कहकर बुलाया गया। क्योंकि पुराने लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरता और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। यानी जितने भी समाज थे उस समय के उसमें से कुछ का हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय, पशुचारक यानी ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक लोग। शिकारी संग्राहक लोगों का अर्थ है वे लोग जो अपना जीवन शिकार करके यापन करते थे, और शहरों में रहने वाले लोग यानी मेसोपोटामिया के लोग। अब नेक्स्ट अध्याय में सेकंड पार्ट में हम 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख ईसा वर्ष पूर्व तक का अध्ययन करेंगे। इतिहास को हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है, इतिहास को हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है। ईसा मसीह के जन्म की जो तिथि है वो हमको ज्ञात है, तो 6 लाख वर्ष पूर्व से ईसा मसीह के जन्म से 1 वर्ष पूर्व तक किस प्रकार लोग जीवन यापन करते थे उसका हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट अगले भाग में भाग 2 में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।